सो वेलकम टू को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल को करिकुलर मास्टर में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, जो बीए बीएससी बीकॉम के थर्ड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स के रूप में शामिल हैं। यानी अनिवार्य पेपर है ये, और ये 100 क्वेश्चन जो होंगे ऐसे महत्वपूर्ण हैं जो कि पिछले 2-3 वर्षों में, लगभग 2 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं को करिकुलर परीक्षाओं में, चूँकि को करिकुलर हर एक यूनिवर्सिटी में होता है। ठीक है, और आप देखते हैं जितने भी आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत परीक्षाएं हो रही हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में आप देखेंगे तो को करिकुलर एक प्रकार से आपको पूछा जाता है बीए बीएससी बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज यानी कि मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन। तो 2024 और 25 का ये मॉडल पेपर है, यानी जो परीक्षाएं आपकी लगी हुई हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और आने वाली 26 की परीक्षाओं के लिए भी यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इनको एक प्रकार से याद कर लीजिएगा। आइए अब हम एक एक प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को एक प्रकार समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने रखा है, तो मैं बार बार एक प्रकार से बोल रहा हूँ ताकि आप जो है इस वीडियो को अंत तक देखें। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्ला स्टडी पॉइंट का ही एक ये भाग है, को करिकुलर मास्टर नाम से चैनल बनाया गया ताकि आपको को करिकुलर की परीक्षाओं की तैयारी बेहतर तरीके से करवाई जा सके। ठीक है, तो जो छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सभी लोग जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं भाई। देखिए, थोड़ा सा सेटिंग वगैरह करने में टाइम लग जाता है, बट एक बार अगर आ गई पटरी पर ट्रेन तो फिर रुकती नहीं जल्दी। चले, पहला क्वेश्चन महोदय आ चुका है, निम्न में से कौन सा मानव मूल्य में शामिल है। अच्छा, ये बात ध्यान रखेंगे, अगर आप बीए में हैं तो भी यही आपको पढ़ना है, बीएससी में है तो भी, और बीकॉम में है तो भी यही पढ़ना है। कहीं कोई किसी का अलग सिलेबस नहीं है, बीए बीएससी बीकॉम तीनों का सिलेबस एक प्रकार से मैं कवर करता हूँ, खास करके जो को करिकुलर कोर्सेस होते हैं। ठीक है, चले, निम्न में से कौन मानव मूल्य में शामिल नहीं है। देखिए, नैतिक मूल्य मानव मूल्य होते हैं, शामिल है पूछा गया है ना, शामिल हैं। आध्यात्मिक मूल्य भी एक प्रकार से मानव मूल्य में शामिल होते हैं। आध्यात्मिक मूल्य जो स्पिरिचुअल जो एक प्रकार से आपके वैल्यूज़ होते हैं वो होते हैं, और नैतिक मूल्य मतलब कि जो मोरल वैल्यूज़ होते हैं वो, ये दोनों एक प्रकार से बेसिकली शामिल होते हैं। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। एक ट्रिक मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा परीक्षा में, चूँकि को करिकुलर परीक्षा में खास करके यहाँ पर आप देखेंगे ये मानव मूल्य और पर्यावरण अध्ययन यानी को करिकुलर वाले में एक ट्रिक आपकी यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, ट्रिक क्या है, जैसे मान लेते हैं किसी चीज़ की विशेषता पूछी जाए, कभी लाभ पूछा जाए, विशेषता पूछी जाए किसी चीज़ की, ठीक है, लाभ पूछा जाए, हानि पूछी जाए, ठीक है, हानि पूछी जाए, ठीक है, और इसके अलावा आपका पूछा जाए कारण, ठीक है, इसका कारण है, इसका परिणाम है, ठीक है, या एक प्रकार से परिणाम है, ठीक है, या इसी प्रकार से और भी उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, किसी चीज़ का प्रकार, ठीक है, इसका प्रकार है, ठीक है, कौन मतलब कि इसको एक प्रकार से कौन कौन इसमें शामिल है, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ये सारे टर्म्स अगर आपको किसी क्वेश्चन में मिलते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चंस में हमेशा और हमेशा आप देखेंगे विशेषताएं पूछी जाएंगी, तो या तो ऑप्शन में क्या होगा, ए और बी सही होगा, ठीक है, ए और बी सही होगा, सी ऑप्शन में होगा ये, और या तो डी ऑप्शन में आपका क्या होगा, ये सभी, ठीक है, ये सभी। तो करेक्ट आंसर हमेशा देखिए, अगर ये सभी ऑप्शन में दिया है तो आपका ए और बी सही नहीं दिया होगा, ठीक है, तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा। अगर ये सभी नहीं दिया जाएगा डी में, ठीक है, तो आपको ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होंगे, ये दिया होगा जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो हमेशा वहाँ पर इस सिचुएशन में सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर होता है, जहाँ पर एक प्रकार से डी में ये सभी ना दिया हो। अगर यहीं पर एक प्रकार से आपका ये हिंसा जो है, हिंसा ना दे करके कोई दया वगैरह दे देता, यहाँ पर लिख देता, तो वो भी एक प्रकार से दया या सत्य बोलना यहाँ पर हो जाता, और यहाँ पर डी ऑप्शन होता है, इनमें से सभी, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता, इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाता। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो मानव मूल्य में शामिल कौन सा है इनमें से, तो नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य दोनों शामिल हैं, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये एक प्रकार से एक ट्रिक है, और ये प्लूरल नाउन की ओर धोतक होती है, विशेषताएं, ठीक है, विशेषताएं क्या है, बहुवचन संज्ञा में चला गया, तो इस वजह से एक प्रकार से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों पर। चूंकि लगभग 11 से 12 प्रश्न आपके जो होते हैं, मैंने रिसर्च किया है, लगभग कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन पेपर को मैंने देखा विश्वविद्यालय के, उनमें आप देखा मैंने रिसर्च किया, ट्रिक एक दिन मैं ढूंढ रहा था तो मुझे मिला कि ऐसे क्वेश्चन लगभग 10 से 12 की, मतलब कि लगभग 10 से 15 या 12 के आसपास पूछे गए, किसी में 12, किसी में 15, किसी में 11, एवरेज मानो तो 12 क्वेश्चन जो है आते ही हैं। तो इनको आप डी अगर लगा देंगे ऑप्शन में तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगभग 90 से 99.99% तक एकदम से करेक्ट आंसर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चले, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न, अभी इसमें अगर क्वेश्चंस आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे प्रश्न आपके दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, दूसरा ही प्रश्न आप देख लीजिए। प्रश्न, रैथ्स, हर्मिन और साइमन ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में किन मानदंडों को निर्धारित किया। अगर यहाँ पर किन मानदंड दिखा है, किन मानदंड, किन मतलब हो गया आपका क्या कि कई बात चीज़ हो रही है, यानी कि एक चीज़ की बात नहीं, 2 3 4 चीज़ों की बात हो रही है। किन मानदंड यानी कई मानदंडों की बात हो रही। किस मानदंड की बात होती तो एक मानदंड होता, लेकिन क्या लिखा, किन मानदंडों को एक प्रकार से निर्धारित किया है। तो भाई देखिए किन मानदंड बहुवचन में चला गया, यहाँ पर ऑप्शन डी में दिख रहा है हमको ऊपर, तो सभी करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। इसका राइट आंसर भी यही है, समझते हैं। रैथ, हर्मिन और साइमन ने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में कहा कि विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक चयन करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना और चयन की क्रियान्विति करना और उसका पुनरावृत्ति करना, ये भी होता है। स्वतंत्र चयन, विकल्पों में से चयन और महत्व देना, ये सब एक प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन उपरोक्त तो सभी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। चले भाई, प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से कौन राजनीतिक मूल्य नहीं है। अब नहीं है पूछा गया तो यानी कि 3 मूल्य इनमें से राजनीतिक मूल्य हैं, पॉलिटिकल वैल्यूज़ हैं, एक पॉलिटिकल वैल्यूज़ आपका नहीं है। देखिए पॉलिटिकल वैल्यूज में आपका सेवा भाव एक राजनेता का धर्म होता है, ईमानदारी एक नेता की एक प्रकार से मूल्य होता है, कर्तव्य निष्ठा भी एक प्रकार से एक नेता के मूल्य में वैल्यू में शामिल होती है, जबकि भ्रष्टाचार एक नेता में इसका मूल्य नहीं होता। मूल्य अच्छा ही होता है, मूल्य बुरा नहीं होता। तो भ्रष्टाचार किसी प्रकार का कोई मूल्य नहीं है, यानी पूछा क्या गया कि राजनीतिक मूल्य में से कौन सा नहीं है, तो भ्रष्टाचार राजनीतिक मूल्य नहीं है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन भौतिक मूल्य है। भौतिक मूल्य नहीं है, भौतिक मूल्य यानी कि फिजिकल वैल्यू कौन सी नहीं है। देखिए इनमें से फिजिकल वैल्यू कौन सी नहीं भैया, भौतिक मूल्य वो है जो आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं। आप वस्त्र को छू सकते देख सकते हैं, फिजिकल वैल्यू है, ठीक है। भोजन को आप छू सकते देख सकते हैं, फिजिकल वैल्यू है, ठीक है, भौतिक। मकान आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये आपकी भौतिक वैल्यू है, ठीक है। जबकि जो दया है ये एक प्रकार से भौतिक वैल्यू नहीं है, ये अभौतिक वैल्यू में शामिल होती है, ठीक है। दया भाव आपका दिखेगा नहीं कि दया लाल लाल दया है या पीला पीला दया, वो दया सीआईडी वाले नहीं। दया जो आपकी एक प्रकार से आपकी जो भावना होती है किसी को देख करके आप जब द्रवान्वित हो जाते हैं वो, ठीक है। तो दया जो होता है एक प्रकार से, यही एक प्रकार से भौतिक मूल्य नहीं, बाकी तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे गए हैं, दया भौतिक मूल्य नहीं है। अगला क्वेश्चन यहीं पर देख लें आप नीचे, प्रश्न, निम्न में से कौन नैतिक सकारात्मक मूल्य है। सकारात्मक मूल्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक मूल्य क्या होता है, जिसको आप पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं। नकारात्मक मूल्य यानी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो सकारात्मक मूल्य कौन से इनमें से, नैतिक सकारात्मक मूल्य। देखें मूल्य हैं, अब यहाँ पर मूल्य हैं लिखना चाहिए, ठीक है, लेकिन है नहीं लिखा, तो फिर भी आप देखें शांति, धैर्य और अहिंसा, ये तीनों सकारात्मक नैतिक मूल्य में शामिल होते हैं। क्या हैं ये तीनों सकारात्मक नैतिक मूल्य में शामिल हैं, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भैया। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन आपकी ट्रिक वाला आ रहा है। ट्रिक वाला क्वेश्चंस कैसे आ रहा है भैया, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। ट्रिक वाला क्वेश्चंस क्या है कि निम्न में से किसने मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के 7 मानदंड निर्धारित किए हैं, यहाँ पर लिखा है देखें। तो साइमन, हर्मिन और रैथ्स, मैंने शुरुआत में बताया था, ये दूसरा को नंबर क्वेश्चन याद करें, तो इन तीनों ने मिल करके एक प्रकार सम्मिलित रूप से क्या किया है, जो है 7 मानदंड निर्धारित किए। किसके, मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया के कितने मानदंड, 7 मूल्य मानदंड निर्धारित किए। कौन कौन से, पहला है विकल्पों में के परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक चयन करना, दूसरा है दृढ़तापूर्वक चयन, तीसरा है चयन की क्रियान्विति, चौथा है पुनरावृत्ति, पांचवा है स्वतंत्र चयन, छठा है आपका विकल्पों में से चयन, और आपका सातवां क्या है, छठा क्या है, महत्व देना। सातवां क्या है, महत्व देना। तो इस तरीके से ये है आपका, अगर ना समझ में आ रहा हो तो मैं थोड़ा सा और पीछे आपको ले चलूँ, यहाँ पर आप जाइए। पहला आपका जो एक प्रकार से रैथ्स, हर्मिन और साइमन ने जो मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में मानदंडों को बताया, 7 मानदंड बताए थे। कौन कौन से, पहला विकल्पों के परिणामों के संबंध में विस्तारपूर्वक चयन, पहला। दूसरा होता है दृढ़तापूर्वक स्वीकार करना, तीसरा है चयन की क्रियान्विति करना, चौथा है आपका पुनरावृत्ति, और पांचवा आपका है स्वतंत्र चयन, छठा है विकल्पों में से चयन, और सातवां है महत्व देना। ये 7 प्रक्रिया जो होती है, 7 मानदंड जो होते हैं, इन्हीं 7 मानदंडों की प्रक्रिया के द्वारा ही मूल्य निर्धारण किया जाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न, सामाजिक मूल्यों का व्यक्ति द्वारा आंतरीकरण किया जाता है। सामाजिक मूल्यों के द्वारा व्यक्ति का आंतरीकरण किया जाता है, किसके द्वारा, सामाजिक मूल्य व्यक्ति कैसे सीखता है। सामाजिक मूल्य व्यक्ति देखिए धन से नहीं सीखता है,
ना तो शिक्षा के द्वारा सीखेगा ना नैतिकता के द्वारा सीखेगा। व्यक्ति जो होता है जब पैदा होता है तो एक जैविक प्राणी मात्र होता है, और जैविक प्राणी से उसको सामाजिक प्राणी बनने के लिए एक प्रक्रिया से होकर के गुजरना पड़ता है। वह प्रक्रिया है सोशलाइजेशन, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब क्या होता है? समाजीकरण। तो समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा व्यक्ति जो होता है वो सामाजिक मूल्यों को सीखता है, सामाजिक मूल्यों को जानता है कि समाज में हमको कैसे क्या करना है, समाज में किससे कैसे बोलना है, समाज में हमारी भूमिका क्या है, किसकी अदब करना, किसकी इज्जत करना, किसकी रिस्पेक्ट देना है, कैसे समाज को एक प्रकार से समाज के मूल्यों को, ये सब एक प्रकार से व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सीखता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में कई बार प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नकारात्मक मूल्य है? बताएं। नकारात्मक यानी निगेटिव वैल्यू इनमें से कौन सा है? देखें, कायरता एक निगेटिव वैल्यू है यानी नकारात्मक है। हिंसा भी आपकी निगेटिव है, जबकि अहिंसा आपका सकारात्मक है। ठीक है, और जो है धैर्य, साहस, ये सब आपका क्या है? सकारात्मक मूल्य है। अन्याय आपका नकारात्मक मूल्य है, और न्याय क्या है? सकारात्मक मूल्य है। तो कायरता, अन्याय और हिंसा, ये तीनों कैसे मूल्य हैं? ये नकारात्मक मूल्य हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखें कि कौन से मूल्य इनमें सकारात्मक है, कौन से नकारात्मक हैं, तो आप हमेशा डी ऑप्शन देखिएगा, उनमें उपयुक्त तो सभी दिया होता है, वही करेक्ट आंसर होता है। लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आपको ट्रिक का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। ट्रिक उन बच्चों के लिए मैंने बताया जो नौकरी वगैरह करते हैं, एक दिन आगे एक पेपर देने के लिए, उनके लिए। चलें, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन नैतिक मूल्य है? बताएं। नैतिक मूल्य मतलब होता है कि जो एक प्रकार से मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो। देखिए, न्याय भी एक प्रकार से मोरल वैल्यूज़ है, और ईमानदारी भी एक जो है नैतिक मूल्य है, जबकि अन्याय जो है ये नकारात्मक मूल्य है, ये नहीं है। ठीक है, यानी ए और बी इसका राइट आंसर होगा। ए और बी डी ऑप्शन में दिया है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना भैया? बिल्कुल राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन व्यावसायिक मूल्य है? व्यावसायिक मतलब कि कॉमर्शियल वैल्यू। कॉमर्शियल वैल्यू इनमें से कौन से? जिम्मेदारी, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त तो सभी। इस तरीके के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहते, तो आप इनको एक प्रकार से नोट डाउन करते। वैसे नोट डाउन करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपके लिए व्यवस्था कर दी गई भैया पीडीएफ की। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है, अगर आप बीए में हैं, देखिए सबसे पहले बीए वाले बच्चों के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी बीएससी बीकॉम वालों के लिए बता रहा हूँ। अगर आप बीए में हैं और आप चाहते हैं इसका आपको कोर्स लेना है कि भाई आपको एक प्रकार से को करिकुलर की पीडीएफ चाहिए, तो आप एसएमएस करें 91 61 93 60 62 पर। ठीक है, बीए वाले बच्चों के लिए। इसमें अपना क्या करना है, आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट नेम लिख दीजिएगा। क्योंकि बीए के सारे सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, तो आपका थर्ड सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट होगा, सभी सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर। सभी के पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलते हैं, और इसके लिए आपको खर्च कितना करना पड़ेगा? मात्र 100 रुपीज़ आपको देने होंगे। आपके पास जैसे आप ये एसएमएस करेंगे हमारे पास, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको 100 रुपीज़ मात्र सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, और वहाँ पर आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ नोट सभी सब्जेक्ट के, आपको मॉडल पेपर के सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही में ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज के एक प्रकार से आपको पीडीएफ नोट सभी सेंड कर दिए जाएंगे, और वीडियो लेक्चर्स भी सेंड कर दिए जाएंगे। जो आने वाले समय में लाइव क्लासेस, मैराथन क्लास होगी, वो भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, जो बीए में बच्चे उनके लिए। लेकिन वही बच्चे जो बीकॉम में हैं, ठीक है, जो बच्चे बीकॉम में हैं या जो बच्चे बीएससी में हैं, उनके लिए भी व्यवस्था करेगी। क्योंकि उनको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है बीएससी और बीकॉम वाले बच्चों के लिए, तो उनके लिए प्राइस जो है इसकी आधी कर दी गई है। मात्र 50 रुपये आपको सेंड कर देने हैं। प्रक्रिया यही है कि आप भी अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आप अपने सब्जेक्ट के नाम मत बताइएगा। आप बताइएगा कि हम सर जी बीकॉम में हैं या हम बीएससी में हैं और हमको को करिकुलर का पीडीएफ प्राप्त करना है। तो 50 रुपये एक प्रकार से आपके लिए रखे गए हैं। मात्र 50 रुपीज़ आपको सेंड कर देने होंगे। आपके पास स्कैनर सेंड गए, उसमें मात्र 50 रुपये में आपको एक प्रकार से जो ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडी है, इसकी एक प्रकार से लगभग आपके क्वेश्चन पेपर, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं विभिन्न विश्वविद्यालयों के, वो आपके लिए व्यवस्थित किए जाएंगे। साथ ही साथ में आपकी बार का जो मॉडल पेपर है वो, और पिछले वर्ष का जो मॉडल पेपर है वो भी आपको एक प्रकार से सब सेंड कर दिए जाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट भी आपके पास सेंड की जाएगी। आप एक प्रकार से आसानी से चीज़ों को समझ पाएंगे और प्रैक्टिस सेट कर लेंगे, तो आपको फेल होने का कोई चांस नहीं है। चीज़ें आपके लिए बेहतर कर दी गई हैं, तो आप फटाफट से एसएमएस करके ज्वाइन हो जाएं। मात्र 150 रुपीज़ में बीए मतलब कि बीएससी और बीकॉम के लिए, और बीए वाले बच्चों के लिए चूंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसके लिए 100 रुपीज़ रखे गए हैं। तो आप सभी लोग जुड़ना चाहें, जो बच्चे जुड़ना चाहें एसएमएस करके फटाफट से जुड़ जाएं। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से वीडियो को शेयर करते रहिएगा और लाइक करते रहिएगा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न क्या आ चुका है भाई, सभी लोग बताएंगे। बड़ी बड़ी परियोजनाएं किसके कारण विफल होने को बाध्य हो जाती हैं? तो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं होती हैं भैया, किसके कारण से कभी कभी बाध्य हो जाती हैं वो परियोजनाएं? फटाफट से बताएं। बीमारी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, या फिर शिक्षा की कमी की वजह से? बताइएगा सभी लोग।
बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो होती हैं वो किसकी वजह से क्या होती हैं, धराशायी हो जाती हैं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी का आ रहा है। भ्रष्टाचार की वजह से क्या होता है, बड़ी बड़ी योजनाएं परियोजनाएं जो होती विफल हो जाती। किसकी वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, भ्रष्टाचार की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो भारत में भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ देखने को मिलता है भैया, भारत में आप देखेंगे पुलिस में भ्रष्टाचार आपको दिखेगा, मीडिया में दिखेगा, नौकरशाही में दिखेगा, राजनीति में आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। डी ऑप्शन लगा देंगे, उपरोक्त सभी में भ्रष्टाचार आपको दिखेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप कहाँ पर मिलता है। भारत में सबसे सामान्य भ्रष्टाचार का स्वरूप जो मिलता है भाई भतीजावाद के रूप में, यानी कि मान लेते हैं कि आप किसी सरकारी नौकरी के पद पर हैं, आपके भाई या भतीजा का कोई काम लग गया तो आप सबसे पहले अपने भाई भतीजा का ज्वाइनिंग कहीं पर करवाएंगे। पहले होता था ऐसा। कमीशन खोरी खूब दबा के हो रही है, टेबल के नीचे से पैसे लिए जा रहे हैं। इसके अलावा रिश्वत खूब दबा के ली जा रही, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। ऊपर तो सभी एक प्रकार से स्वरूप हैं भ्रष्टाचार के, यानी कि सामान्य तौर पर भ्रष्टाचार के तीनों स्वरूप हैं, रिश्वत, भाई भतीजावाद और कमीशन खोरी। ये क्वेश्चन परीक्षा में कई बार पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन बेसिकली रिपीटेड क्वेश्चन ही हैं जो कि आप देख रहे हैं, और अब की बार आने की संभावना इनकी प्रबल मात्रा में है, इस वजह से ये प्रश्न रखे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे, ध्यान रखेंगे इस बात को। चले अगला प्रश्न, किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण से करता है तो वह क्या कहलाता है। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण से करता है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। क्या शिष्टाचार बोलोगे, नहीं, शिष्टाचार ब्याह वगैरह में होता था। पहले जब शादी होती थी 3 दिन बारात टिकती थी, तो सब जो बूढ़े बुजुर्ग पंडित जी लोग होते थे सब बैठते थे, बढ़िया जो है गद्दा खटिया बिछती थी सुबह सुबह, और लोग एक प्रकार से बड़े बड़े विद्वान उस गाँव के आते थे, जो बारात के वाले विद्वान जाते थे वो सब बैठते थे और क्वेश्चन आंसर होता था। शिष्टाचार उसको कहते हैं। ठीक है, विरोध तो होगा नहीं, उन्मूलन भी नहीं, भ्रष्टाचार इसका राइट आंसर होगा। जब कोई निर्णय, मतलब कि किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण से करता है तब वह भ्रष्टाचार कहलाता है। रिश्वत का तात्पर्य क्या है, वस्तुओं का लेन देन से, नकदी लेन देन से या सामग्री के लेन देन से। तो भाई रिश्वत का एक प्रकार से तीनों एरिया हो सकता है। कभी कभी रिश्वत वस्तुओं का लेन देन भी हो जाता है कि भाई चलो हम तुमको ये करवा देंगे, तुम्हारा ये काम, हमारा ये काम करवा दो। तो इसका उपयुक्त तो सभी लेन देन से हो सकता है रिश्वत का तात्पर्य। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर क्या दंड का प्रावधान किया गया है, बताएं। तो भारत रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करने पर जो दंड का प्रावधान किया गया है वो सार्वजनिक अनुबंधों पर रोक लगा दी जाएगी। आप सीमित जुर्माना भी लग सकता है और कम से कम 10 साल की कैद आपको मिल सकती है। डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, ये सारे प्रावधान किए गए हैं। अगर आप भारतीय रिश्वत अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, भारतीय रिश्वत अधिनियम में जो बातें बताई गई हैं उसके खिलाफ आप काम करते तो आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है, भारत में रिश्वत अधिनियम कब पारित किया गया। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। भारत में रिश्वत अधिनियम 8 अप्रैल 2010 को पारित किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर का। परीक्षा में 100 to 100% परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सब अब की बार आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन है। प्रश्न है कि भैया क्या कि पेशे में कौन वास्तव में एक प्राथमिक गुण है, सभी गुणों का दिल है, सभी कर्तव्यों का केंद्रीय कार्य है। क्या इनमें से बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ईमानदारी जो है पेशे में क्या होता है, ईमानदारी पेशे में, मतलब कि पेशे में वास्तव में एक प्राथमिक गुण होता है ईमानदारी, सभी गुणों का दिल है ईमानदारी, सभी कर्तव्यों का केंद्रीय कार्य भी ईमानदारी होता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारतीय रिश्वत अधिनियम 2010 के अंतर्गत कौन से अपराध आते हैं। अब यहाँ पर आते हैं लिखा हुआ है, यहाँ पर आपने देखा है लिखा हुआ है, हमने तुरंत देखा कि डी ऑप्शन में ऊपर तो सभी दिया है, बिल्कुल दिया है, आते हैं दिया है और डी में ऊपर सभी दिया है। करेक्ट आंसर हमेशा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए, वादा करना या देना ये भी एक प्रकार से भारतीय रिश्वत अधिनियम के अंतर्गत आता है अपराध। रिश्वत देना या लेना और रिश्वत लेने या मतलब कि स्वीकार करने के लिए मानना या मनाना भी एक प्रकार से रिश्वत का एक प्रकार से काम होता है कि हमने वादा कर दिया कि आपका ये काम करेंगे, हमारा ये काम करवा दो, ये भी रिश्वत में आता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए देता रहता हूँ। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका भाई। चले, बिल गेट्स जी से क्वेश्चन आ चुका है। बिल गेट्स का नाम आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, बहुत धनी आदमी भैया, ये सब बहुत धनी आदमी। इतना पैसा सारे संसार में किसी के पास नहीं होता है जितना इन लोगों के पास होता है। बहुत कमाए इन लोगों ने, बड़ी मेहनत भी की होगी भाई, बिना मेहनत के कुछ थोड़ी आता है। चले
प्रश्न है, बिल गेट्स ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा हेतु प्रवेश किया किंतु स्नातक की डिग्री प्राप्त नहीं कर पाए थे? वो बताएं कौन से विश्वविद्यालय में भैया? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रकार शिक्षा के लिए उन्होंने एडमिशन लिया था, लेकिन वो स्नातक की डिग्री यानी कि वो नहीं कर पाए, ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स का प्रिय खेल कौन सा था? ब्रिज, गोल्फ या पिकल बॉल? तो इन्होंने एक प्रकार से ब्रिज, गोल्फ, पिकल बॉल इन तीनों इनका प्रिय खेल रहा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? बिल गेट्स की पत्नी का क्या नाम है? मिलिंडा गेट्स उनका नाम है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखिएगा महोदय, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है भैया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किसकी है? माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स, जो आज आप MS ऑफिस या कंप्यूटर में चलाते हैं, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। MS का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है, MS वर्ड, MS ऑफिस, ये सब ये माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट की किसकी कंपनी? बिल गेट्स की। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान में CEO कौन है? बताएं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं CEO को, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट का वर्तमान CEO कौन है भैया? सत्य नाडेला, ठीक है। क्या नाम है? सत्य नाडेला। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मात्र 13 वर्ष की उम्र में प्रोग्रामिंग पर अपनी कमांड तेज कर एवं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यानी कि प्रोग्रामिंग कंप्यूटर बना दिया किसने? किसने बनाया था? बिल गेट्स ने बनाया था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बिल गेट्स का पॉल एलन से क्या संबंध था? बिल गेट्स का पॉल एलन से क्या संबंध था? पॉल एलन और बिल गेट्स आपस में मित्र थे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं भैया, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करें, बहुत ज़बरदस्त है। अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर के 1975 ईस्वी में, AD में, यानी कि 1975 ईस्वी में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? तो अपने दोस्त पॉल एलन के साथ मिलकर के बिल गेट्स ने 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की घोषणा कब की? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की घोषणा 1983 में करी थी, 10 नवंबर की डेट को। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखेंगे। बिल गेट्स ने अपना पहला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च कब किया था? 1985 में लॉन्च किया था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ये सब क्वेश्चंस परीक्षा के दृष्टिकोण से, परीक्षा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं बड़ा रिसर्च करता हूँ, बड़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, तब जाकर के इन क्वेश्चंस को लाता हूँ। तो आप प्लीज़ जो है इस वीडियो को शेयर जरूर करें, मेहनत को समझें कि मेहनत कोई व्यक्ति कर रहा है आपके लिए। मैं एक प्रकार से जो है कब खाता हूँ कब पीता हूँ मुझे खुद ही नहीं पता चलता है, और दिन रात आपके लिए भिड़ा रहता हूँ, ठीक है। अब तो एक प्रकार से लगभग पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर और जनवरी, ये एक प्रकार से मुझे 1 मिनट का फुर्सत नहीं मिलेगा, और दिन रात मैं आपके लिए भिड़ा रहूँगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को देखा करिए, शेयर करा करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ शुक्ला जी इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो हम भी थोड़ा सा मेहनत कर लें, पढ़ लें थोड़ा सा। यार एक दिन आप पढ़ने आते हो, पेपर होता है उसके एक दिन पहले पढ़ने आते हो, ये गलत बात है ना। आपके लिए मैं कितना मेहनत करता हूँ, तो मेहनत का थोड़ा प्रॉफिट मिले हमको तब तो अच्छा लगता है। अब ऐसे मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, आप लोग एक दिन पहले पढ़ने आते हो तो वो अच्छा नहीं लगता है। अब इस गलती किसकी है? मेरी गलती, चूँकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आता हूँ कि आप एक दिन पढ़ते हो वही जाकर के एग्जाम में दे आते हो और ही सब फंस जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है पहले से कि गुरुजी वही लाएंगे और उनका देख लेंगे मैराथन क्लास, तो प्लीज़ थोड़ा सा देखा करें ताकि हमारा भी मन लगा रहे। गीता में मन से परे किसे कहा गया? गीता श्रीमद् भगवद गीता, जिसके लेखक हैं महर्षि वेद व्यास जी। महाभारत के किस पर्व से संबंधित है गीता? तो भीष्म पर्व में संबंधित है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। गीता को गीता क्यों कहा गया? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखारबिंदों से इसको गाया है। गीता कौन कहता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। कैसे कहते हैं? कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा माम कहा पांडवस्पुत्रा किम कुर्वन्त संजय। या ऐसे बोलते कि यत्र योगेश्वरा कृष्णौ यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजय विभूति धुर्वा नीति मतिर्ममः। नयनम छिदन शस्त्राणी नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयंती आपौ न शोषयत मारुतः। तो गीता एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त आपका सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ेंगे तब भी आपके लिए प्रॉफिट है, और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पढ़ेंगे तब भी आपके लिए आपके जीवन को एक प्रकार से सकारात्मकता से भर देगा, सकारात्मक मूल्यों से परिपूर्ण है गीता। गीता में कहा गया कि मन से परे क्या है? मन से परे क्या होती भाई? मन जो होता है, मनम हिम चंचलम कृष्णम, मन बहुत चंचल है। तो मन को कौन कंट्रोल करता है? मन रूपी जो घोड़े होते हैं, उन मन रूपी घोड़े पर बुद्धि रूपी लगाम से कंट्रोल किया जाता है। यानी मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि के पर कौन है भाई? बुद्धि के पर आत्मा, ठीक है।
ध्यान रखिए। तो मन से परे कौन है, यानी कि मन से बड़ा कौन है, बुद्धि है। मन को कौन कंट्रोल करता है, बुद्धि कंट्रोल करती है। कैसे, देखिए मन कह रहा है कि भैया जैसे मान लेते किसी कहीं गांव में है, गन्ना चूसने का मन कर रहा है। अब जा रहे गन्ना चूसने का मन कर रहा है, तुरंत देखा भी गन्ना तोड़ लेते हैं। अब गन्ना आकर खेत आपका नहीं है, तो मन तो कर रहा है गन्ना चूह लें, ठीक है। या मोटरसाइकिल पे बैठे, मान लेते हैं, गन्ना वाला छोड़ दो, मोटरसाइकिल पे बैठे, मन ये कह रहा है कि पूरा एक्सीलेटर में हौंक दें एकदम से, 90, 120, 125 तक चला जाए, जितना हौंकते हैं पूरा चला जाए, चारों पांचों गियर लगा दिया, ठीक है। लेकिन मन इतना कहा कि भाई पूरा हौंक दे, तब तक बुद्धि क्या कह रही है, हौंक दोगे, जितना तेज रोड पे चलोगे उतने तेज स्पीड से भगवान के यहाँ चले जाओगे। बुद्धि ने क्या कहा कि मर जाओगे भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो मन किसने, मन कंट्रोल किसको करता है, मन को कंट्रोल कौन कर रहा है, बुद्धि कर रही है। यानी कि बुद्धि रूपी लगाम मन रूपी घोड़े को कंट्रोल करती है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। अर्जुन कृष्ण को गोविंदा कहते हैं, जिसका क्या अर्थ है, अर्जुन कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं, गोविंदा। गोविंदा हीरो वाले गोविंदा जी नहीं, गोविंदा गोविंद जी, गोविंद इनको कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोविंद भी है, क्योंकि कृष्ण गायों और इंद्रियों के सभी सुखों के पात्र हैं, इस वजह से इनको गोविंदा कहा गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं, जिसका अर्थ है भाग्य की देवी का पति। बताएं, अर्जुन कृष्ण को क्या कहते हैं। तो अर्जुन जो है वो क्या कहते हैं, माधव कहते हैं। माधव मतलब क्या होता है, भाग्य की देवी का पति। जो भाग्य की देवी होती हैं उन्हीं के पति को क्या कहते हैं, माधव कहते हैं। भाग्य की देवी कौन, माता लक्ष्मी या माता रुक्मिणी जी, ठीक है। अब उन्हीं के पति हैं कौन, भगवान श्री कृष्ण, इसलिए उनको माधव कहते हैं। कौन, अर्जुन कहते हैं, हे माधव, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या कहते हैं अर्जुन, हे माधव कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है। गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है। तो भीष्म पर्व का अंश है, भीष्म पर्व। चूंकि महाभारत पर्वों में बटा, जैसे कि रामायण कांडों में बटा हुआ है, ऐसे महाभारत आपका पर्वों में बटा, तो भीष्म पर्व का अंग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किस अध्याय में मतलब संसार को वृक्ष रूप में दर्शाया गया है। तो किस अध्याय में भैया, पुरुषोत्तम योग में वृक्ष रूप में दर्शाया गया है किसको, संसार को। संसार एक वृक्ष है पुरुषोत्तम योग में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। गीता में सब्यसाची किसे कह करके पुकारा गया है, बताएं। सब्यसाची अर्जुन को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। गीता किस सिद्धांत पर आधारित है। तो कर्म के सिद्धांत पर आधारित है गीता। किस पे, कर्म के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। माँ फलेश कदाचना। अगला क्वेश्चन यानी कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे तस फल चाखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् नामक श्लोक गीता के किस अध्याय में वर्णित है। कौन सा, जब जब होए धर्म कह हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरे निशाचर सज्जन पीरा। इस तरीके से निशाचरों से सज्जनों की पीड़ा को हरने वाले हैं भगवान। जब जब असुरों का अत्याचार बढ़ता है, जब जब एक प्रकार धर्म की हानि होती है, तब तक भगवान अलग अलग रूपों में आकर के धर्म की रक्षा करते हैं। कैसे लिखा है कि यदा यदा जब जब, यदा यदा माने जब जब धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य सृजात्मानं सृजाम्यहम्। इस तरीके से ये होता है, यानी जब जब धर्म की हानि तब तब एक प्रकार सृष्टि के रचयिता जो हैं सृष्टि को बचाने के लिए आ जाते हैं। ये श्लोक जो है श्रीमत गीता में एक प्रकार से आप देखेंगे चौथे अध्याय में ये श्लोक आपको मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गीता के 10वें अध्याय में कितने श्लोक हैं। गीता के 10वें अध्याय में 42 श्लोक हैं, 42 श्लोक हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। गीता में कुल कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं मेरे प्यारे दोस्तों। गीता का पहला अध्याय कौन सा है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा मामका पांडवस्पुत्रा किम कुर्वन्ति संजया। कि संजय एक है जो धृतराष्ट्र के जो सारथी थे, उन्हीं के सारथी हैं, तो उनके दूरदृष्टि प्रदान की गई थी व्यास जी के द्वारा कि आप देखो और बताओ धृतराष्ट्र को क्या क्या हो रहा है। पुत्र मोह में जो तुमने किया है इसका तुम देख लो कि भाई क्या क्या होता है। तो धृतराष्ट्र मतलब कि वही धृतराष्ट्र पूछते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्म क्षेत्र में और कुरुक्षेत्र में इस समय क्या हो रहा है। जो चूँकि कुरुक्षेत्र का एरिया है और धर्म का युद्ध हो रहा है, धर्म युद्ध हो रहा है, तो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युवत्सवा माम का पांडव पुत्रो किम कुर्वन्ति संजया। क्या कर रहे हैं मेरे और पांडव के पुत्र धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में, ठीक है। चले आगे देखें। अगला प्रश्न है, आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त कराना होता है, बताएं। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका भैया,
सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न आपसे पूछा गया कि आर्थिक उदारीकरण में किसे अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है? तो व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करना है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। उदारीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन अपना हस्तक्षेप कम कर देती है? तो उदारीकरण की प्रक्रिया में जो है सरकार अपना हस्तक्षेप कम कर देती है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। उदारीकरण नीति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव किस निवेश पर पड़ा है, बताएं? तो उदारीकरण नीति का सबसे सकारात्मक जो प्रभाव पड़ा है वो विदेशी जो है निवेश पर पड़ा है, ऑप्शन नंबर इसका सी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, किसके जरिए समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न की जा सकती, बताएं? किसके जरिए भैया? तो किसके जरिए समाज में बदलाव की स्थिति उत्पन्न की जा सकती? शैक्षिकता, आधुनिकता और मीडिया के जरिए। बिल्कुल राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन पर सभी। अगला प्रश्न, वर्तमान में सोशल मीडिया एक अच्छे साधन के रूप में कार्य कर रहा है उदारीकरण में भी, संस्थान या व्यवसाय या फिर उपरोक्त सभी के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में सोशल मीडिया जो है एक व्यवसाय में सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। किसमें? व्यवसाय में सबसे अच्छा भूमिका निभा रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार कहाँ के लोग सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, बताएं? तो फिलीपींस के लोग सोशल मीडिया का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, सबसे अच्छा उपयोग करते हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, फिलीपाइंस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, वर्तमान में अनुमानतः कितने सोशल मीडिया यूजर हैं, बताएं? वर्तमान में कितने सोशल मीडिया यूजर हैं? लगभग 350 मिलियन सोशल मीडिया यूजर हैं, 350 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया यूजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करना एक बहुत बड़ी चुनौती किसके लिए है? तो बिल्कुल अमेरिका के लिए इस समय बनी हुई है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को नियंत्रित करने की एक सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया, प्रश्न है, ऑर्गेनिक भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने में दुविधा यानी कि द्वंद्व का क्या कारण है? तो ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं वो एक प्रकार से महंगा भी हो रहे हैं, लगातार आसानी से उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं और इनके विषय में उचित ज्ञान भी लोगों को नहीं है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही कारण है, जब भी मैंने पूछा था कारण परिणाम ये सब पूछा जाएगा, डी ऑप्शन में उपयुक्त सभी देगा और दिया भी गया है। अगला प्रश्न, ऑर्गेनिक अथवा जैविक भोज्य पदार्थ किस प्रकार के लोग ग्रहण करने में अग्रणी हैं? तो जो धनी वर्ग होता है वही इसको खा पाते हैं, चूँकि एक प्रकार से पैसा उन्हीं के पास होता है। गरीब वर्ग या मध्यम वर्ग इसको नहीं खा पाता है, चूँकि एक प्रकार से उसके पास उतने पैसे नहीं, चूँकि ये ऑर्गेनिक जो फसलें होती हैं बड़ी महंगी होती हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। एक खाद्य श्रृंखला के विभिन्न उष्णकटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कम मात्रा को किस पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। कुल मात्रा, प्रश्न बताएंगे, एक खाद्य श्रृंखला में के विभिन्न उष्णकटिबंधीय स्तरों पर जीवित पदार्थों की कुल मात्रा को किस पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है? तो किसके द्वारा दर्शाया जाता है भैया? बायोमास के द्वारा दर्शाया जाता है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पारिस्थितिक तंत्र में शेर क्या होता है? शेर, देखिए शेर क्या होता है भैया? शेर शाकाहारी तो होने से रहा, तो ये गलत हो जाएगा, सर्वभक्षी भी नहीं होगा, तो ये सभी करेक्ट आंसर है। मांसाहारी, बिल्कुल शेर क्या है? मांसाहारी, तृतीय को भोगता। शेर कैसा है? तृतीय को भोगता। शेर कैसा भैया? मांसाहारी, यानी कि तृतीय को भोगता है एक खाद्य पिरामिड में या पारितंत्र में, ठीक है, या जो है किसमें? पारितंत्र का मतलब क्या होता है आपका? पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या होता है? इकोसिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया जो होते हैं वो अपघटक होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं अपघटक होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता जैसे बकरी हो गई, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? प्राथमिक उत्पादक होते हैं जैसे कि घास फूस, ये सब प्राथमिक उत्पादक, पेड़ पौधे, ये सब प्राथमिक उत्पादक होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता आपका मनुष्य भी रख सकते हैं, या बकरी को जो खाता है वो रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक जो है घास फूस है, इसको कौन खाता है? घास फूस प्राथमिक उत्पादक हो गए। अपघटक कौन है? बैक्टीरिया वगैरह अपघटक हो गए, ठीक है। अब घास को कौन खाता है? बकरी खाती है, तो बकरी कौन हो गई? द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता हो गई बकरी, ये प्राथमिक उत्पादक है घास फूस। बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। बकरी को कौन खाता है? मान लेते हैं मनुष्य ने खाया, तो मनुष्य कौन हो गया भैया? मनुष्य द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। और मनुष्य को कौन खा लिया? बाघ खा लिया। कौन खा लिया? बाघ खा लिया। बाघ कौन होगा? तृतीयक उपभोक्ता हो गया। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला बनती है, फूड चेन बनता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पारिस्थितिकी तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह कहलाता है, बताएं। पारिस्थितिक तंत्र में एक टिकाऊ और जैव समूह जो होता है उसको इकोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोटोन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव कौन सा स्थान है? खाद्य श्रृंखला में मानव जो होता है वो एक प्रकार से कैसा है? मानव जो होता है वो एक प्रकार से कभी कभी मानव जो होता है वो उत्पादक का मतलब उत्पादक का काम नहीं करता है। मानव द्वितीयक उपभोक्ता इसमें लगा सकते हैं। मानव कैसा है? द्वितीयक उपभोक्ता होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है तालाब पारिस्थितिक तंत्र में बड़ी मछलियाँ किस श्रेणी में आती हैं? तो तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जो बड़ी मछलियाँ होती है तृतीयक उपभोक्ता का काम करती है, क्योंकि वो छोटी मछलियों को खा जाती हैं। ठीक है, प्लैंकटन को मछलियाँ खाती हैं, तो प्लैंकटन को कौन खाता है? प्लैंकटन क्या है? प्लैंकटन छोटे छोटे जीव होते हैं, वो किससे बनते हैं? वनस्पतियों से बनते हैं। तो एक प्रकार से उनको कौन खाती है? मछलियाँ खाती हैं। तो प्लैंकटन क्या हो गए? प्राथमिक उत्पादक हो गए। फिर उनको मछलियाँ खाई, वो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई। मतलब प्लैंकटन जो है वनस्पतियों को खाते हैं, तो वो एक प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, वनस्पतियाँ प्राथमिक उत्पादक हो गई। अब जो प्लैंकटन है उसको मछली खाएगी तो क्या? मछली द्वितीयक उपभोक्ता हो गई। और जब बड़ी मछली को खा लेगी तो क्या? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। ठीक है, मतलब कि तृतीयक उपभोक्ता हो गया वो। क्लियर? इससे मान लेते हैं कि ये वनस्पति है। ठीक है, वनस्पति। अब वनस्पति कौन? वनस्पति क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक। ठीक है, इसको कौन खाया? प्लैंकटन। प्लैंकटन एक जीव होते हैं छोटे छोटे जिनको मछलियाँ खाती हैं। ये हो गए आपके उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है, उपभोक्ता हो गए। ठीक है, उपभोक्ता प्राथमिक, फर्स्ट वाले। फिर प्लैंकटन को कौन खाएगा? छोटी मछली खाएगी। ठीक है, अब ये मछली कौन हो गई? ये मछली आपकी द्वितीयक उपभोक्ता हो गई, सेकंड नंबर पर। इस मछली को बड़ी मछली खाएगी तो थर्ड वाला हो जाएगी, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता। क्लियर? ध्यान रखेंगे इस बात को। तो यही पूछा गया, तो तृतीयक उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है पार्थिव परितंत्र में आते हैं। पार्थिव परतंत्र में आते हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पार्थिव परतंत्र में क्या आता है? पर्वत वगैरह आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। साल, सागौन, बांस, बबूल, शीशम में से वृक्ष हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में आते हैं, कौन से घटक हैं? बताएं, वन पारिस्थितिक तंत्र के कौन से घटक हैं? ये द्वितीयक, तृतीयक, या फिर एक प्रकार से अब घटक हैं या उत्पादक हैं? तो ये सब उत्पादकों में आते हैं। जो साल, सागौन, जितने भी वृक्ष वगैरह ये सब क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं, वो उत्पादकों में आते हैं। ये ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका, कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन इनमें से क्या होते हैं? प्राथमिक। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक भी हैं और पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक भी हैं। क्या है? फटाफट से आप बताएंगे। तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो होते हैं अजैविक घटकों में शामिल है, जैविक घटक नहीं है, क्योंकि ये एक प्रकार से इनमें जीवित। देखिए, जैविक घटक का मतलब होता है जो जीवित होते हैं, यानी जो सजीव होते हैं जैविक घटक होते हैं, जो निर्जीव होते हैं वो अजैविक घटक होते हैं। अगला प्रश्न, चीता किस प्रकार का उपभोक्ता? चीता या बाघ जो होते हैं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। वन पारिस्थितिकी यानी कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम प्रणाली में हरे पौधे क्या माने जाते हैं? तो हरे पौधे जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादक माने जाते हैं वन पारिस्थितिकी में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए शुक्ला स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए सभी लोग। ठीक है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। शुक्ला स्टडी पॉइंट और ये चैनल जो आप देख रहे हैं को करिकुलर मास्टर, आपके लिए बहुत ही बेस्ट चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पर्यावरण का तत्व है, बताएं पर्यावरण का तत्व इनमें से कौन सा है? देखिए, जल, मृदा, वायु, ये सब जो है पर्यावरण के अंतर्गत ही आते हैं। तत्व है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का अधिकतम घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4 डिग्री तक होता है घनत्व, सेल्सियस में नहीं नापा जाएगा इसको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा कहाँ पर होती है? मथुरा वगैरह के एरिया में बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान कितना होता है? तो 4 के आसपास होता है अम्लीय। देखिए, 7 जो पीएच मान होता है उदासीनता की दर्शाता है, उदासीन यानी जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल एक प्रकार से ना तो खट्टा होता है ना तीखा होता है। शुद्ध जल जो होता है उसका पीएच मान 7 होता है। अब इससे अगर कम जाओगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो 4 पर आकर के जब पानी बरसता है 4 पीएच मान वाला पानी, तो वही एक प्रकार से अम्लीय वर्षा कही जाती है। ठीक है, और इससे जब 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षार होता जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक आपदा एक उदाहरण है। प्राकृतिक आपदा एक उदाहरण है भैया, बताएं। प्राकृतिक आपदा जो है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। भूकंप प्राकृतिक आपदा है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पेट्रोल में विषैला मिश्रण पदार्थ कौन सा है? पेट्रोल में जो विषैला पदार्थ मिलाया जाता है वो कौन सा है? टेट्रा एथिलेट जो होता है वो मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर क्या है भैया? वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण क्या है? बताएं। वायु प्रदूषण का सबसे प्रमुख कारण जो होता है, अधिक जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या के बढ़ने से वायु प्रदूषण हो रहा है। औद्योगिकरण से इंडस्ट्री बढ़ रही, लगातार उद्योग बढ़ रहे, धंधे बढ़ रहे, शहरीकरण की वजह से भी दिक्कत आती है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है कौन? ध्वनि तरंगों को माध्यम कौन प्रदान करता है? वायुमंडल जो है ध्वनि तरंगों को माध्यम प्रदान करता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे भैया, प्रश्न आ चुका है, परिवर्तनशील कारक है इनमें से, बताएं परिवर्तनशील कारक कौन सा है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो मृदा परिवर्तनशील कारक है।
ए ऑप्शन। नेक्स्ट है मृदा प्रदूषण का प्रमुख कारण इनमें से क्या है? मृदा प्रदूषण का कारण, देखिए कारण, परिणाम, लाभ, हानि सब पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए ऊपर सभी दिया है तो लगा दीजिएगा। देखिए कृषि रसायन, कचरा और मानवीय विसर्जन, ये सब एक प्रकार से जो होते हैं ये वायु मतलब मृदा प्रदूषण करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही मेहनत से एक प्रकार से वीडियो बनाई जाती है आपके लिए, तो प्लीज़ मेहनत को समझें और लाइक शेयर करते रहें, ठीक है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया, क्या प्रश्न है कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित दी आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? बताएं, दी आउटलुक टावर की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आप बताएंगे, इसकी स्थापना किसने की थी भैया? पैट्रिक जेडिस महोदय ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चले आप सभी लोग नोट डाउन करते रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों से निवेदन है वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन आ चुका है, ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करके उसे कम करते हैं कौन? तो ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करके उसे कम कौन करते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, CFC गैस जो होती है, CFC गैस किससे निकलती है महोदय? CFC गैस जो होती है ये किससे निकलती है? रेफ्रिजरेटर वगैरह से निकलती है, AC वगैरह से निकलती है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सुरक्षा कवच के नाम से जानी जाती है, सुरक्षा कवच के नाम से ओजोन परत जानी जाती है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3 होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण ये सब प्रश्न आ रहे हैं। अगला प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन को बदल देता है, बताइएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस खून में उपस्थित हीमोग्लोबिन की बदल देती है, किस में बदल देती है भैया? COHB में बदल देती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और HB, ठीक है, वो जो हीमोग्लोबिन मिल गई वो बदल देती है। अगला प्रश्न, घर के रसोई घर में मुख्यतः वायु प्रदूषक कौन होता है? तो घर के रसोई घर में जो होता है वो एक प्रकार से वायु प्रदूषक जो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, CO। दुनिया की सबसे ज़्यादा एक प्रकार से जो वायु प्रदूषण करने वाली गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करती है, तो आपसे पूछेगा कभी कि वातावरण को गर्म करने वाली गैस कौन सी, सबसे ज़्यादा वातावरण को गर्म कौन सी गैस करती है? तो वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा की जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो आपको सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार गैस है, ठीक है। आपसे पूछेगा एक प्रकार से जो है सबसे ज़्यादा प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी भैया? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर आपसे ये भी पूछे कि कौन सी गैस सबसे ज़्यादा ओजोन परत को छीण करती है तो आपका बताएंगे CFC। ये सब ध्यान रखें, ये सब प्रश्न परीक्षा में 100 to 100% पूछे गए हैं, लगातार आते हैं, एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी बची नहीं जहाँ पर ये प्रश्न पूछा ना गया हो। एक बार फिर से देखें, वातावरण को सबसे ज़्यादा गर्म करने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वातावरण में अम्लीय वर्षा करवाने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। वातावरण को सबसे ज़्यादा प्रदूषित करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन मोनोऑक्साइड। वातावरण में जो एक प्रकार से ओजोन परत है उसको क्षरण करने का काम कौन करती है? CFC गैस, ठीक है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, यहीं पर प्रश्न पूछे कि एक प्रकार से जो ओजोन क्षरण होता है किसकी वजह से ज़्यादा होता है? तो CFC की वजह से होता है। आपसे पूछे वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेस में? तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, ठीक है, चूँकि वातावरण को गर्म करती है, वैश्विक तापन उसी वजह से बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका भैया, सभी लोग देखिएगा। प्रश्न, सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत है। सीसा एक मुख्य वायु प्रदूषक है जिसका स्रोत क्या है, बताएं। तो पेट्रोल वाहन जो होता है एक प्रकार से इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए रेफ्रिजरेटर से बहुत निकलती है, रेफ्रिजरेटर मतलब कि फ्रिज, जो फ्रिज घरों में आप लगाते हैं उससे CFC गैस निकलती है जो कि जो ओजोन परत है उसको छीण कर रही है। ओजोन परत के छीण होने से क्या होगा कि एक प्रकार से जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं वो छन करके आती हैं, जो कि एक छन्नी का काम करता है जो एक प्रकार से ओजोन परत है, तो उसमें सारी प्रकाश की किरणें सोख लेता है, वो जो गलत किरणें होती हैं उनको नहीं आने देता। गलत किरणें मतलब कि पराबैंगनी किरणें, ठीक है। अगर वो पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आ जाए तो क्या होगा? पराबैंगनी किरणें अगर पृथ्वी पर आ गई भैया तो चर्म कैंसर होगा। चर्म कैंसर मतलब होता है स्किन कैंसर। इससे क्या होगा? बड़ी दिक्कतें होंगी, लोग बहुत मरेंगे, बहुत दिक्कतें आएंगी, बहुत बीमारियां बढ़ेंगी, ठीक है। स्किन कैंसर बढ़ जाएगा और इससे बहुत ज़्यादा हानि होगी जन धन की, दोनों की, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। भोपाल गैस कांड जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी को बनाती थी एक कंपनी, कौन कंपनी बनाती थी भैया उसको? तो अमेरिका की कंपनी बनाती थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न बड़ा ही जबरदस्त है। वायुमंडल में उपस्थित नमी जब संगठित यानी कि कंसर्न्ड होकर दिखाई देने लगती है तो उसे क्या कहते हैं?
तो वायुमंडल में उपस्थित जब जो है नमी जब संघनित यानी कि संघनित होकर के दिखाई देती है तो उसी को कोहरा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। एक अनुमान के अनुसार सीएफसी का जीवन काल कितना होता है? सीएफसी गैस, तो एक अनुमान के अनुसार सीएफसी जो होती है लगभग 10 साल से लेकर के 100 सालों के बीच में होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। तो इस तरीके के कई सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, ठीक है। चले भाई, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। विश्व वन दिवस सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। एक बार वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक कर दिए। मैं थोड़ा सा जल ग्रहण कर लूँ, ठीक है। आप लोग तब तक जो है इसका प्रश्न का उत्तर देने का देखिए किसका किसका करेक्ट आंसर आ रहा है। सभी लोग उत्तर देने का काम करेंगे। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग आंसर दीजिए। आंसर देने का काम करो भैया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग आंसर देने का काम करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर आ चुका है। चले, प्रश्न आपका क्या है कि विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है भैया? 21 मार्च। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन आप देखें, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। क्या केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, जोधपुर, बेंगलुरु या हैदराबाद? बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइएगा। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है अहमदाबाद, जोधपुर, बेंगलुरु या हैदराबाद? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल जोधपुर में स्थित है। जोधपुर कहाँ पर पड़ता है? जोधपुर आपका पड़ता है कहाँ पर भैया? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान। राजस्थान को किस नाम से जानते हैं? पिंक सिटी कहा जाता है राजस्थान को, ठीक है। पिंक सिटी कहते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात को। राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा। 16 सितंबर, 30 मार्च, 22 अप्रैल और या 7 दिसंबर? बताएं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस जो है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ओजोन आप सभी लोग जानते हैं ओजोन का सूत्र क्या होता है? फिर से मैंने बता दिया, ओजोन का सूत्र होता है O3, ठीक है। O3 ओजोन का सूत्र होता है। ओजोन परत एक है जो कि एक प्रकार से हमारी रक्षा करती है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है, पराबैंगनी किरणों से। अगर उन पराबैंगनी, अच्छा, इससे घातक गैस कौन सी है जो इसको ख़त्म कर रही है? तो ये एक प्रकार से CFC नाम की एक गैस है। वैसे कई गैसें शामिल हैं, लेकिन CFC जो है ज़्यादा उत्पाद मचा रही है। अगला प्रश्न, जैव विविधता की दृष्टि से भारत में समृद्ध क्षेत्र कौन सा है? जैव विविधता क्या है? जैव विविधता, जैव माने होता है जीव, विविधता माने होता है प्रजातियां, ठीक है। जैव विविधता बेसिकली कहाँ पर होगी? जहाँ पर वन होंगे, जंगल होंगे, ठीक है, जहाँ पर पर्वत पर होंगे। जैसे कि मान लेते हैं जैव विविधता वाले एरिया की अगर मैं बात करूँ, ये अपना भारत देश है, समझे, ये अपना भारत देश है। नक्शा थोड़ा सा ऊपर जम्मू कश्मीर छोटा बना दिया, तो ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान को मैंने दे दिया उसको। देखिए नीचे थोड़ा बना दे, नहीं आप लोग गुस्सा जाओगे कि गुरु जी जम्मू कश्मीर में छोट बना दिए। स्वर्ग कहा जाता है। चले, ये आपका भैया भारत देश है अपना। इधर आपका गुजरात पड़ता है। देखिए इधर जो ये वाला एरिया है, बेसिकली ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये एरिया जो होता है आपका, और एक दूसरा एरिया आप मान लीजिए ये एरिया, ठीक है। ये दोनों एरिया कौन कौन से एरिया हैं भैया? एक है आपका कौन सा घाट? एक है पूर्वी घाट और एक है पश्चिमी घाट। ये आपका कौन सा घाट है? ये है आपका पश्चिमी घाट, ठीक है। ये है आपका कौन सा घाट? पूर्वी घाट। देखिए वैसे तो इन सभी में जैव विविधता खूब पाई जाती है। इसके अलावा और भी क्षेत्र हैं जहाँ मैं क्लियर कर दूँ जैव विविधता कहाँ कहाँ पर है। जैव विविधता होता क्या, सबसे पहले जाने जैव विविधता का मतलब क्या होता है? जीव बहुत अधिक मात्रा में जहाँ पर रहते हैं। जीव नहीं ऐसे एक ही प्रजाति के नहीं, लगभग कई प्रजाति के जीव जंतु, तमाम प्रकार की वनस्पतियाँ इकट्ठे पाई जा रही हूँ उस क्षेत्र में, तो होता है जैव विविधता वाला एरिया।
उस एरिया का जो तंत्र होता है, जैसे कि एक वन पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं उसको, जीव तमाम पाए जाते हैं कहाँ पर, नदियों में या फिर तालाबों में, तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र या झील पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। तो जो होता है एक प्रकार से जो जैव विविधता वाला एरिया होता है, वहाँ पर कई प्रजातियाँ एक साथ रहती हैं, एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और एक दूसरे को से तालमेल बना करके वो अपना जीवन निर्वाह करती हैं। ठीक है, तो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट पर भी है। इसके अलावा जो ये वाला एरिया आपका है, मतलब कि उत्तर भारत का जो एक प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वोत्तर पूरा, यानी पूर्वी इलाका इतना भी भारत का है, ये पूर्वी जो जितने भी ये सब सिक्किम उक्किम सब, ठीक है, इधर का एरिया, यहाँ से पर्वत पठार जितने भी हैं आपके जम्मू कश्मीर वगैरह के आसपास, यहाँ सब आपको देखेंगे क्या वनस्पतियाँ खूब मिलेंगी, खूब चीज़ें खूब मिलेगी, जहाँ पर खूब ज़्यादा एक प्रकार से क्या होगा, खूब ज़्यादा एक प्रकार से जैव विविधता वाला क्षेत्र है, यहाँ पर खूब ज़्यादा आपको वनस्पतियाँ मिलेंगी। पर्वत पहाड़ों पर आप जब जाएंगे तो जम्मू कश्मीर अगर आपको पर्वत देखना तो आप वैष्णो देवी का दर्शन करने चले जाइए कभी, ठीक है, तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो तमाम वनस्पतियाँ आपको दिखेंगी कि पहाड़ों पर खूब ज़्यादा पेड़ पौधे छोटे छोटे लगे हुए हैं। अब वो एक प्रकार से वनस्पतियाँ ही हैं, लेकिन जब आप बहुत ऊंचाई पर चले जाएंगे तो वनस्पतियाँ फिर खत्म हो जाएंगी, कुछ ही दूर ऊंचाई तक रहती हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ पर बड़ी जीव जंतु और बड़ी प्रजाति रहती है। अब प्रश्न जो पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया महोदय कि जैव विविधता की दृष्टि से भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र कौन सा है। सबसे समृद्ध क्षेत्र जो है ये पश्चिमी घाट वाला जो एरिया, काला काला मैंने दिखा रखा था, ये वाला एरिया पश्चिमी घाट जो है ये सबसे समृद्ध क्षेत्र माना जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, जो यहाँ पर आपका छोटा नागपुर का पठार दिखा रहा है कि छोटा नागपुर, ये कहाँ पर पड़ता है, छोटा नागपुर पठार ये आपका यहीं पर पड़ता है, छोटा नागपुर का पठार। अरावली की पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आपको पड़ेगी, अरावली पर्वत श्रृंखला, उस पर ज़्यादा वनस्पतियाँ है ही नहीं है। पूर्वी घाट पर है लेकिन पश्चिमी घाट पर ज़्यादा है, पूर्वी घाट पर कम है, ठीक है। हिमालयी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा है ये पूरा एरिया, ठीक है, लेकिन आपसे ऑप्शन पूछा गया था तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, पश्चिमी घाट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता संधि किस वर्ष प्रभावी हुई। जैव विविधता को लेकर के जो संधि हुई है किस वर्ष प्रभावी हुई भैया, 1993 में, 1993 में जैव विविधता संधि जो है प्रभावी हुई। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। जिन छात्रों ने बी ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में जैव विविधता संरक्षण योजना कब आरंभ की गई, बताएं। 1991, 92, 95, 97, 98, 98, 99, बताएं। भारत में जैव विविधता संरक्षण यानी कि जैव विविधता जो है उसको संरक्षित करने के लिए, चूँकि जैव जीवों की जो प्रजातियां लगातार घट रही हैं, जैसे गौरैया प्रजाति आजकल नहीं बच रही है, ऐसा आप देखेंगे बाघ की प्रजाति लगातार खत्म होती चली जा रही है, और बुलबुल की प्रजाति जो बुलबुल चिड़िया है, ऐसे तमाम प्रकार की और चीज़ जो प्रजातियाँ हैं, गिद्ध प्रजाति लगभग आप देखें खत्म हो रही है। तो इन सभी को एक प्रकार संरक्षित रखने के लिए या जैव विविधता वाले एरिया को संरक्षित करने के लिए, उसको एक प्रकार से वहाँ पर मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ये योजना बनाई गई थी। 1991-92 के आसपास बनाई गई थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन छात्रों ने ए ऑप्शन लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए भैया, प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या आ चुका है। प्रश्न, जैव विविधता दिवस जिसको IDB कहते हैं, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो है ये मनाया जाता है भैया कब, बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या रहे हैं भैया, 22 मई को मनाया जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हैं। 22 मई को क्या मनाया जाता है भैया, 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस के रूप में, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को, याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ, बताएं। जैव विविधता का करार कब से प्रभावी हुआ, तो जैव विविधता का जो करार है वो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए में दिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, जैव विविधता संधि पर भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किया। भारत देश ने जैव विविधता की जो संधि हुई थी कई सारे देशों के बीच में हुई थी, इसमें भारत ने थोड़ी देर में संधि किया था। तो भारत ने कब संधि की जैव विविधता की ट्रीटी पर, बताएं। जैव विविधता ट्रीटी या संधि पर भारत ने कब एक प्रकार से हस्ताक्षर किए, 1985 या 1990, 1995, 1999, करेक्ट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप सभी करेक्ट आंसर 1990 राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया। जैव विविधता अधिनियम मतलब कि जैव विविधता को लेकर के कानून बनाया गया कि जैव विविधता का संरक्षण किया जाएगा। तो ये कानून कब पारित किया गया, बताएं। 2005, 2004, 2002 या 2001, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट आंसर होगा 2002 में भारत में जैव विविधता संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास विषय पर, यानी कि सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है महोदय, बड़ी बारीकी समझेंगे ये, इससे यहाँ से प्रश्न खूब पूछा जाएगा। एसडीजीज गोल, उनका लक्ष्य यानी सतत विकास लक्ष्य का जो उद्देश्य है वो रखा गया, 30 लक्ष्य रखे गए हैं। 2000 मतलब कि कई लक्ष्य और हैं, 17 लक्ष्य या कुछ और हैं, लेकिन 2030 तक वो सारे लक्ष्य पूरे करने हैं, जिसको आप सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं वो, ठीक है। अब प्रश्न क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? सतत विकास बोलते हैं बहुत सारे लोग इसको संधारणीय विकास बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो आप संसाधनों का दोहन कर रहे हैं उसका संसाधनों का विवेकपूर्ण तरीके से दोहन किया जाए, जिससे कि आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी संसाधन बचे रहे और हम भी अपना उपयोग सही तरीके से कर पाएँ। यानी कि मान लेते कोयला आपको उपयोग करना है या पेट्रोल डीजल इतना ज़्यादा ना जला दें जिससे आने वाली पीढ़ी जो है वो पैदल चले या साइकिल ही चलाए, ठीक है। वो भी एरोप्लेन में उड़े, वो भी एक प्रकार से मोटरसाइकिल पर बैठ करके 80-90 में रफ्तार में घूमे, ठीक है। और वो भी थार महिंद्रा और इसमें क्या बोलते किया सेल्टॉस में घूमे। तो ये सब एक प्रकार से क्या है, ये सब एक प्रकार से भैया जो है सतत विकास, ये सतत विकास के द्वारा ही एक प्रकार से जो प्राकृतिक संसाधन है उनका एक प्रकार से विवेकपूर्ण तरीके से अच्छे तरीके से दोहन किया जाता है। सतत विकास का मतलब एक ये भी होता है कि भाई आप इतना विकास ना कर ले जिससे पर्यावरण को नुकसान हो, यानी पर्यावरण को ध्यान में रख करके किया गया विकास भी सतत विकास कहलाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो सर्वप्रथम 1992 में सतत विकास विषय पर चर्चा संयुक्त राष्ट्र संघ मतलब कि यूएनओ, ठीक है, इसके पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में किस नगर में हुआ था? तो पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा सतत विकास पर चर्चा की गई थी 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ चुका भैया। सतत विकास का वर्ष मनाया गया कब? सतत विकास का वर्ष मनाया गया कब? 2001 में मनाया गया था सतत विकास वर्ष। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जिन्होंने ए लगाया उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलें, इस चैनल को आप को करिकुलर मास्टर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही और भी ह्यूमन वैल्यूज़ के मॉडल पेपर या प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आपके साथ मैं हमेशा जुड़ा रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग एक प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अगर नए आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। चले, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल स्वच्छ जल वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष कब मनाया? बताएं, 1999, 2000 या 2004, 2001? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से 2001 ईस्वी में या 2001 ईस्वी को क्या मनाया? अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ जल वर्ष के रूप में मनाया। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का अंग्रेजी रूप क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एनजीटी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनजीटी का? एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपसे प्रश्न खूब पूछता है एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रश्न कई बार पूछा गया है। एनजीटी का फुल फॉर्म या एनजीटी का पूरा नाम, तो आप बताएंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। आपसे पूछेगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हिंदी में नाम, तो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। एनजीटी का पूरा नाम हिंदी में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा भैया, अगला क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप क्या है? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप कौन सा है? एनजीटी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, जिसको आप एनजीटी के नाम से जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसकी स्थापना कब की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनजीटी की स्थापना कब की गई भैया? एनजीटी की स्थापना कब की गई? एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? सभी लोग आप बताइएगा। अच्छा, भारत से पहले एनजीटी ने अपने निकाय की स्थापना कहाँ की थी? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भारत से पहले ये हो चुका है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से होती है? तो मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की नियुक्ति की जाती है, भारतीय, ठीक है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर हैं? कोलकाता में है, पुणे में है, भोपाल में है, इन सभी जगहों पर हैं। इसके साथ ही साथ एनजीटी करती क्या है? इसका स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य रहा है ये रहा कि ये पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेज़ी से निपटाती है, वन्य जीवों की सुरक्षा करती है, जलवायु प्रबंधन पर एक प्रकार से ध्यान देती है। तो इस तरीके से ये पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारा काम करती है एनजीटी। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? अब आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे, सभी लोग बताइएगा। बिल्कुल राइट आंसर आप सभी क्या आ रहे हैं? राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना जो हुई थी 18 अक्टूबर 2010, बिल्कुल राइट आंसर 18 अक्टूबर 2010 आप सभी के करेक्ट आंसर आ रहा है, 18 अक्टूबर 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, भारत में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको एनजीटी, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है भैया?
एनजीटी का मुख्यालय है वैसे तो दिल्ली में, कहाँ पर है, दिल्ली में, नई दिल्ली में एनजीटी का मुख्यालय है। वैसे इसका जो अन्य कार्यालय जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय वो एक प्रकार से भोपाल, कोलकाता, पुणे सभी जगहों पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय कितने भैया? तो 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय किन किन स्थानों पर हैं? तो एनजीटी के क्षेत्रीय कार्यालय आप देखेंगे 4 स्थान कौन कौन से। पहला है भोपाल, मध्य प्रदेश में पड़ता है। कोलकाता आपका बेंगलुरु, मतलब कि कोलकाता आपका कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। चेन्नई तमिलनाडु, ठीक है। और पुणे आपका कहाँ पर पड़ता है? पुणे, आप बताएं। पुणे अपने आप में एक है स्थान, ठीक है, पुणे। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपका ये 4 स्थान भोपाल, कोलकाता, चेन्नई और पुणे ये क्षेत्रीय कार्यालय है। बाकी इसका जो मुख्य कार्यालय है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। किसका? एनजीटी का। एनजीटी से कई प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैंने एनजीटी के से रिलेटेड कई प्रश्नों को आपको बता दिया। एनजीटी को स्थापित करने वाला विश्व में तीसरा स्थान किस देश का है? तो विश्व में तीसरा स्थान किस देश का है? भारत का है। भारत तीसरे नंबर पर है एनजीटी स्थापित करने में। भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है उसकी स्थापना भारत से पहले हो गई थी। किसकी भैया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से पहले भारत, मतलब कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद में भारत का नाम आता है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की स्थापना करने वाला प्रथम विकासशील देश। प्रथम विकासशील देश, अब भारत एक विकासशील देश है क्योंकि नेपाल में स्थापना, नेपाल विकासशील, पाकिस्तान भूटान है नहीं, भारत देश में ही हुआ है। तीसरा देश है भारतीय, मतलब एनजीटी की स्थापना करने वाला, और साथ ही साथ विकासशील देश भी भारत है। अगला क्वेश्चन से भारत से पूर्व किन 2 देशों ने एनजीटी की स्थापना की थी? तो आप सभी को मैंने अभी भी बताया था, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। किसने भैया? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए ऑप्शन लगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझा, ठीक है। और ऐसे ही और आपको वीडियोस मिलती रहेंगी लगातार। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के साथ। बाकी बीए 3rd सेमेस्टर में अगर आप हैं और आप जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है तो मेजर और माइनर दोनों के लिए एक प्रकार से 10 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैंने बता दिया हूँ शुक्ला डिपॉइंट चैनल पर, तो आप जाकर के देख लीजिएगा। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 10 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यहीं से प्रश्न आने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए आपको, प्रैक्टिस सेट चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज की, तो आप कमेंट करके बताएं कि हाँ गुरुजी चाहिए, ठीक है। आपके लिए और व्यवस्था कर दीजिएगा। धन्यवाद। बाकी बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपने क्लास ली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आपके लिए ये नया चैनल है, ठीक है। धन्यवाद।